हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू वन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड दोस्तों मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। एंड दोस्तों आज का ये जो सेशन है, दिस इज द पार्ट ऑफ बीबीटी फास्ट ट्रैक सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन जून 2023। दोस्तों बीबीटी का मतलब है बाहुबली टीम। यस, तो हमारी जो अनअकैडमी की बाहुबली टीम है वो आपके लिए फास्ट ट्रैक सीरीज लेकर आए हैं। इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 हम कवर करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। सीरीज ऑफ लेक्चर्स आएंगे एंड मैं बता दूं, अगर आपने इकोनॉमिक्स का कोई भी चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है फिर भी आप इन लेक्चर्स से हमारे इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। सो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको जरूर बता दूं कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का रिजल्ट एकदम ही जबरदस्त आया था। इसमें जो है हरीत भाटिया, इनको 97 मार्क्स आए हैं। इकोनॉमिक्स बीसी के ये सब्जेक्ट टॉपर है इंडिया में। इनसे ज्यादा मार्क्स मुझे कहीं भी नहीं दिखे किसी स्टूडेंट के दिसंबर 22 एग्जाम में। ऑब्वियसली इसके पहले चिन्मय फाटक करके थे जिनको जून 2022 में 98 मार्क्स आए थे, वो उन्होंने भी मुझसे ही पढ़ा था। एंड हरीत भाटिया ने मुझसे पढ़ा है दिसंबर 22 में। एंड अनअकैडमी प्लस के जो टॉपर है परनीत कौर, इनको 94 मार्क्स है इकोनॉमिक्स बीसी के में। इन्होंने भी मुझसे ही इकोनॉमिक्स बीसी कवर किया था। एंड ये सारे स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स आए हैं जिन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसी के मुझसे कवर किया है। इनके अलावा और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद कुछ इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स, कुछ बीसीके के चैप्टर्स मुझसे किए होंगे। यहां पे मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम लिया है जिन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे पढ़ा है। एंड अब मैं चाहता हूं कि इससे भी जबरदस्त रिजल्ट हमारे जून 2023 एग्जाम में आए। राइट, सो आप क्या कर सकते हैं, हमारे अनअकैडमी प्लस पर भी मंजिल 2.0 बैच चल रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स सीए फाउंडेशन के मिल रहे हैं। डिटेल में क्लासेस यहाँ पे चल रही है, ये इसका शेड्यूल है। एंड अगर आप चाहते हैं कि सर हमको सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का कोर्स चाहिए, तो दोस्तों ये रहा सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन अब अनअकैडमी में आया है। सीए फाउंडेशन कोर्स में आप एमवी सर कोड अगर यूज करते हैं तो आपको ये वाला कोर्स अभी 2499 का है। इसमें और डिस्काउंट्स मिल जाएगा अगर आप एमवी सर कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। राइट, सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स विच इज, जिसमें इस कोर्स में आपको सिर्फ मेरा इकोनॉमिक्स बीसीके मिलेगा। अगर आप एमवी सर कोड को यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरूर देखें, ये रिकॉर्डेड बैच आपको मिल सकती है। तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। प्लस में एंड आइकॉनिक में आपको फुल एक्सेस मिलता है। इसके लिए आपको सिर्फ इसका अलग से लेना पड़ता है। इसकी लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। लेकिन अगर आपको हमारे फुल बैचेस ज्वाइन करनी है तो प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट क्विजेस मिलेंगे। एंड आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स एटसेट्रा। सो आप एमवी सर कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे। ये जो फ्री सेशंस ले रहा हूं इसकी लिंक आपको इस यहां पे आपको मिल जाएंगी। यहां पे इस लिंक पे जाना, सीए फाउंडेशन के टैब में जाना, वहां पे आपको हमारे ये क्लासेस जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे ले रहा हूं उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड आप एमवी सर कोड यूज कर सकते हैं फॉर एनी सब्सक्रिप्शंस। चलिए यार, क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलो, तो हमें पढ़ना स्टार्ट करना था कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल के बारे में। करेक्ट, कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, कि बिजनेस साइकिल होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू तो यही आता है कि कौन सा इंटरनल कॉज है, कौन सा एक्सटर्नल कॉज है। ये पहला एमसीक्यू इसमें से आता है। मतलब आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। तो आपको ऑप्शन बोलेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और समझो ये होगा ऑप्शन डी। तो क्या बोलोगे कि टेक्नोलॉजिकल शॉक इज नॉट एन इंटरनल कॉज। तो इसमें सबसे पहले हमें ये चीजें पढ़नी है कि इंटरनल में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल में क्या क्या आता है, क्योंकि इस पे एमसीक्यू आते हैं। चलिए, पहली बात, हम इंटरनल कॉजेस को, इंटरनल रीजंस को एंडोजीनस कॉजेस भी बोलते हैं। एंडोजीनस का मतलब है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर के जो फैक्टर्स है उनके वजह से जब बिजनेस साइकिल आता है वो होता है एंडोजीनस फैक्टर। समझ पा रहे हो? तो जैसे फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, हमारे इकोनॉमी में डिमांड के चेंजेस के वजह से बिजनेस साइकिल आ रहा है, या इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन की वजह से हो रहा है, गवर्नमेंट के स्पेंडिंग बदलने की वजह से, है ना, इसके वजह से बिजनेस साइकिल्स के फेजेस बदल रहे हैं।
या आप इकोनॉमी में जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसके वजह से भी बिजनेस साइकिल्स आ सकते हैं, मनी सप्लाई के कम ज्यादा होने की वजह से, या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। तो ये सारे कौन से फैक्टर्स हैं? इकोनॉमी के अंदर जो हमारे फैक्टर्स हैं उनके चेंजेस के वजह से जब बिजनेस साइकिल आते हैं उसे बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल इंटरनल या एंडोजिनस कॉज के वजह से आया है। फिर आता है एक्सटर्नल या एक्सोजिनस कॉज। एक्सटर्नल या एक्सोजिनस, हमारी इकोनॉमी ने कुछ नहीं किया, एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से हमारी इकोनॉमी में उसका असर पड़ रहा है। तो यहां पे आता है वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजिकल शॉक, नेचुरल फैक्टर्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, सर ये तो आपकी इकोनॉमी में ही होगा, पर यार ये एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है ना, पैसों से रिलेटेड नहीं है ये वाला फैक्टर, ऐसा सोचना है। तो एक्सटर्नल या एक्सोजिनस कॉजेस में क्या आएगा? वॉर्स, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजिकल शॉक, नेचुरल फैक्टर्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। याद रखेंगे इंटरनल में क्या आता है, एक्सटर्नल में क्या आता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना सर, इंटरनल अपने वजह से आता है, तो मैक्रो क्यों आता है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएगा कौन? हम ही बनाएंगे ना, गवर्नमेंट, आरबीआई बनाएगा, इसीलिए। समझ में आ गई बात? चलो अब आते हैं बात नेक्स्ट, बढ़ते आगे। ठीक है, चलो तो अब देखेंगे सबसे पहले हम यहां पे सबसे पहले देखेंगे, आ जाओ, सबसे पहला है फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। अब सवाल क्या आता है, सुनना है ध्यान से। सवाल यह आएगा कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोला था, कौन से इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बोला था कि बिजनेस साइकिल्स जो है डिमांड के चेंजेस के वजह से आते हैं? इसका आंसर है कीन्स। आंसर क्या है? कीन्स। तो कीन्स भाई साहब का पूरा नाम था बेटा जे एम कीन्स, जे एम कीन्स। तो इनका पूरा नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। तो एक इकोनॉमिस्ट थे, इनका ऐसा बोलना था कि किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स तभी आते हैं, एक्सपांशन स्टेज, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज तभी आता है जब उस इकोनॉमी के इफेक्टिव डिमांड में चेंजेस देखने को मिलते हैं। समझ पा रहे हो? अच्छा, तो इन्होंने एकदम सिंपल बात बोली, देखो सीधी सी बात है, मुझे बताओ, अगर आपके इकोनॉमी में समझो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है ना, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, मतलब लोग ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड कर रहे हैं आपकी इकोनॉमी में, तो इससे क्या होगा? तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिजनेसमैन होंगे, वो इंड्यूस होंगे, वो उत्सुक होंगे और प्रोडक्शन करने के लिए। तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होंगी तो प्रोड्यूसर्स, फर्म वाले ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अगर ये लोग ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा लोगों को जॉब पे रखेंगे प्रोडक्शन करने के लिए, ज्यादा लोगों को जॉब मिलेंगी तो लोगों की और इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेंगी तो वो और चीजें डिमांड करेंगे, और डिमांड बढ़ेगी तो और प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपांशन स्टेज आएगा। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा बताइए? हाँ, ज्यादा आउटपुट बनेगा इकोनॉमी में, एक्सपांशन आएगा। पर अगर ऐसा डिमांड दनादन बढ़ते जाए तो क्या होगा? एक पॉइंट के बाद अगर एग्रीगेट डिमांड इतनी बढ़ गई, अगर एग्रीगेट डिमांड बेटा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो सप्लाई को भी एक्सीड करना चालू कर दे, बोलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ती है ना तो एक्सपांशन तो आता है, और एक्सपांशन के लेटर स्टेजेस में क्या होता है? डिमांड इतनी बढ़ रही है पर सप्लाई सेम रेट से नहीं बढ़ पाता है, तो एक्सपांशन के लेटर स्टेजेस में डिमांड आउटस्ट्रिप कर देता है सप्लाई को, मतलब डिमांड सप्लाई से ग्रेटर हो जाता है और धीरे धीरे प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आ सकता है, जिससे इन्फ्लेशन आने की संभावना होती है। तो हमने पढ़ा था वैसे भी कि एक्सपांशन के लेटर स्टेजेस में इन्फ्लेशन आता ही है वैसे भी, है ना। तो सीधी बात, सिंपल बात कि कीन्स भाई साहब ने बोला कि अगर एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ रहा है तो एक्सपांशन स्टेज आएगा, खत्म। दूसरा, इसका अपोजिट देखो, बोलते हैं अगर एग्रीगेट डिमांड गिरेगा तो क्या होगा? सिंपल सोचना, एग्रीगेट डिमांड गिरेगा तो फिर प्रोड्यूसर्स बोलेंगे जान दो काय को ज्यादा आउटपुट बनाए, तो आउटपुट कम बनाएंगे, लोगों को जॉब से निकालेंगे, लोगों की इनकम गिरेगी और डिमांड गिरेगा फ्यूचर में, और प्रोडक्शन गिरेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन स्टेज आएगा, बात खत्म। इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है इसमें। तो यहां पे तो क्या लिखा है? इंक्रीज इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड से एक्सपांशन है, बूम आएगा। डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड से क्या होगा? रिसेशन या डिप्रेशन आएगा, बात खत्म। किसने बोला ये चीज? किसने बोला ये चीज? हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स भाई साहब ने बोला है। ओके, एक और एडिशनल पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड द नेट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड।
इन द इकोनॉमी एंड देयरफॉर वेरिएशन इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कैन ऑल्सो लीड टू बिजनेस फ्लक्चुएशन। अब यहां पे वो ऐसा बोला जा रहा है, देखिए इस चीज को ना आपके जो भी आप नोट से पढ़ रहे हैं कृपया करके वहां पे एक स्टिकी नोट लगा ले, कृपया करके वहां पे एक स्टिकी नोट लगा ले। अच्छा सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए। एक कॉन्सेप्ट होता है एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड का एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, एग्रीगेट डिमांड, है ना। जिन बच्चों ने 11th 12th कॉमर्स में किया होगा उनको ये पता होगा ऑलरेडी कि आपके इकोनॉमी में टोटलिटी में कितनी डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो बताता है एग्रीगेट डिमांड। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना। ये एग्रीगेट डिमांड को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये लिख लीजिए बस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो बोलते हैं ये बताता है किसी भी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड। अच्छा ये क्या बता रहा है, सी, जो हमारा सी है ना यहाँ पे, ये बता रहा है हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये बताता है कि हमारे इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग हैं वो कितना रुपया खर्चा करेंगे कंज्यूमर गुड्स को खरीदने के लिए, ऐसे गुड्स जो उनके पर्सनल कंजम्पशन के लिए है ना, जिसको हम हमारे खुद, जैसे मैंने टी शर्ट खरीदा अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा है, तो ये मेरे लिए कंज्यूमर गुड हो गया। तो जो भी हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग कंज्यूमर गुड्स को खरीदने में खर्चा करते हैं तो वो होगी हाउस होल्ड सेक्टर वालों की कंज्यूमर गुड को खरीदने की डिमांड। तो सी होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। समझ लो बात। अच्छा और कौन से गुड्स की डिमांड होती है इकोनॉमी में, तो बोलता है जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्या है, ये होता है जो बिजनेस फर्म्स हैं, जो बिजनेस सेक्टर है आपकी इकोनॉमी में, उनको भी कैपिटल गुड्स खरीदने होते हैं। वो कैपिटल गुड्स खरीदने में जो पैसा खर्चा करते हैं, जिसके अंदर आ सकता है आपका रॉ मटेरियल, जिसके अंदर आ सकते हैं आपकी मशीनरीज एटसेट्रा। तो इनपुट्स को, मशीनरीज को खरीदने के लिए जो खर्चा करेंगे, तो फर्म वाले इनपुट को डिमांड करेंगे, कैपिटल गुड्स को, मशीनरीज को डिमांड करेंगे। तो इसको खरीदने में जो वो लोग खर्चा करते हैं वो आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बताता है फर्म वालों का डिमांड। समझ पा रहे हो ऐसा। फिर अगला आता है आपका जी, जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। तो गवर्नमेंट भी अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए, है ना, चीजों पे क्या खर्चा कर सकते हैं, उनको भी गुड्स एंड सर्विसेज लग सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जैसे बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस बनाने में खर्चा करेगी, है ना, तो वो आएगा इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। और फाइनली बचता है नेट एक्सपोर्ट्स। क्या बचता है फाइनली? नेट एक्सपोर्ट्स, है ना। एक्सपोर्ट जब हम इंडिया से यूएसए में गुड्स बेचते हैं, यूएसए या कोई भी फॉरेन कंट्री में, इंडिया से जब मैं गुड्स बेचूंगा तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। और जब मैं इंडिया में बाहर से गुड्स को खरीदता हूं तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट करना। क्या बात समझ पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, उसे बोलते हैं इंपोर्ट करना। तो यहां पे ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया से जब हम गुड्स बाहर बेचते हैं इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या बताता है कि हमारे गुड्स की कितनी डिमांड है इंडिया के बाहर। तो एक्सपोर्ट क्या बताता है, हमारे इंडिया की गुड्स की कितनी डिमांड है बाहर। तो इसलिए एक्सपोर्ट ऐड होता है क्योंकि हम डिमांड निकाल रहे हैं, हमारे कंट्री में जो गुड्स बन रहे हैं उसकी कितनी डिमांड है, एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट बताता है कि हमारे इंडिया के गुड्स की बाहर कितनी डिमांड है। समझ पा रहे हो, इसलिए ऐड करो। इंपोर्ट को माइनस करते हैं, इंपोर्ट को एम से लिखते हैं, इसको माइनस में लिखते हैं। क्यों माइनस लिखते हैं? इंपोर्ट बताता है इंडिया में बाहर वालों के गुड्स की कितनी डिमांड है। तो वो वाले गुड्स तो बाहर बने, इंडिया में नहीं बन रहे। जो हम इंपोर्ट करेंगे वो बाहर बन रहे गुड्स, इंडिया में नहीं बन रहे हैं। तो वो इंडिया के गुड्स की डिमांड नहीं है वो, इसलिए वो माइनस होता है। इसको ही उन्होंने बोला है नेट फॉरेन डिमांड, जो वहां पे लिखा है। तो बस अभी इसको याद रखेंगे इतना, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। समझ में आ गई बात है, सिंपल। ओके वापस आएंगे अभी इधर, वापस आएंगे इधर। यस, तो बोलते हैं कि अगर हमारे ये नेट फॉरेन डिमांड
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की वैल्यू भी अगर चेंज होगी तो कॉमन सेंस की बात है, इसके वजह से भी आपका एग्रीगेट डिमांड चेंज हो सकता है। ओके, सीधी बात। तो किसने बोला एग्रीगेट डिमांड वाला पॉइंट? जेएम कीन्स ने। अगला पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट्स। जल्दी से देखेंगे प्लीज। फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के वजह से भी, इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशंस के वजह से भी आपके बिजनेस साइकिल्स आ सकते हैं। सब मतलब क्या है? मतलब है कि अगर आपके इकोनॉमी में जो फर्म वाले हैं, बिजनेस सेक्टर वाले हैं, अगर वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में, ज्यादा कैपिटल गुड्स खरीदेंगे अपने बिजनेस में, तो वो मशीनरी को यूज करके फ्यूचर में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो एक्सपांशन आएगा। और अगर बिजनेस सेक्टर वाले लोग कम इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बिजनेस में, कम मशीनरी खरीदेंगे, तो प्रोडक्शन कम होगा फ्यूचर में, तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा। खत्म। अब इस पे एमसीक्यू बेटा ये आता है, अब सुनेंगे ध्यान से। इस पे एमसीक्यू क्या आता है? इस पे एमसीक्यू आता है, यहां पे लिखा है अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट इज द प्राइम कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। प्राइम मतलब सबसे बड़ा रीजन बिजनेस साइकिल का आने का ये है, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला। अब इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर में एक सवाल पूछा था, अकॉर्डिंग टू डैश फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट आर द प्राइम कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। अब आपके बुक में तो नाम दिया ही नहीं है, यहां पे सम लिखा है, पर इंस्टीट्यूट ने यहां पे भी आंसर कीन्स को टिक मारा था। तो हम भी यही याद रखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड की वजह से बिजनेस साइकिल आता है। किसने बोला? कीन्स ने बोला। इन्वेस्टमेंट के बदलने के वजह से बिजनेस साइकिल आता है, किसने बोला? कीन्स ने बोला। ओके, बस इतना याद रखेंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे अगली बात। अच्छा, और एक चीज इसमें क्या लिखा है देखो, कि इट इज द मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, है ना। जो इन्वेस्टमेंट है बेटा, हमारा इन्वेस्टमेंट, जो हमारा ये इन्वेस्टमेंट है ना, आय, ये जो इन्वेस्टमेंट है आय, बोलते हैं ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू बदलती है वो ये होता है, ऐसा बस बोला जा रहा है। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। और क्या बोल रहा है? बोलते देखो, अगर देखो क्या लिखा है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट शिफ्ट्स द एग्रीगेट डिमांड कर टू द राइट। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मतलब कैपिटल गुड्स ज्यादा खरीदेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड कर में राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा ना इकोनॉमी का, ऐसा इसलिए बोल रहा है। ठीक है ना, तो इट लीड्स टू एक्सपांशन इन द इकोनॉमी। और अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा, अपोजिट इफेक्ट। ओके, अगली बात नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ध्यान देंगे क्या बोल रहा है, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो बोलते हैं कि गवर्नमेंट जब चीजों पे खर्चा ज्यादा करेगा, है ना, गवर्नमेंट जब समझो इकोनॉमी में ज्यादा रोड्स, ज्यादा ब्रिजेस, ज्यादा बिल्डिंग अगर बनाएगा, तो ये सारी चीजों को खरीदेगा कहीं कोई ना कोई मार्केट से, तो मार्केट वाला पैसा कमाएगा। अब ये रोड ब्रिजेस बनाने हैं तो इसके लिए लोगों को जॉब्स मिलेंगी, तो लोग भी इनकम कमा पाएंगे। मतलब गवर्नमेंट जब इकोनॉमी में खर्चा ज्यादा करता है तो लोगों के पास ही इनडायरेक्टली वो पैसा पहुंचता है और लोगों की इनकम बढ़ती है और वो ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे गुड्स सर्विसेज खरीदने में। और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगा इकोनॉमी पे तो लोगों तक पैसा कम पहुंचेगा, तो लोगों की इनकम थोड़ी बहुत कम होगी, तो डिमांड वगैरह चीजों की कम होगी, ऐसा। तो ये है वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाला पॉइंट। इसमें जो उन्होंने ये वाला पॉइंट घुसा दिया है, ये एक्चुअली एक्सोजीनस वाले में घुसाना था, यहां पे गलती से आ गया है, तो ये वाला पॉइंट एक्सटर्नल इफेक्ट में आएगा, एक्सटर्नल में बाद में आएगा। इसका इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट बताया ना बेटा, मैंने जो यहां पे आपको बताया ना, मैंने जो आपको यहां पे बताया ना बेटा, ये वाला जो जी है, इसके बदलने से एग्रीगेट डिमांड बदलेगा। अगर ये बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो एक्सपांशन आएगा, ये गिरेगा तो डिमांड गिरेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा। बस ये वाला पॉइंट है वो इंटरनल में जो लिखा है। ओके, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखेंगे। अगला है बेटा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसकी मैंने बहुत ही जबरदस्त समरी बनाई है, प्लीज ध्यान देंगे। इसकी मैंने बहुत ही जबरदस्त समरी बनाई है। आ जाइए, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ये रहा, ये देखो,
एकदम जबरदस्त समरी, ठीक है ना, आ जाइए। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या आता है, ये हमने बीसी के चैप्टर 4 में आपको पढ़ाया है। बीसी के चैप्टर 4 में पढ़ाया है। दो प्रकार की होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है ना, जो मनी सप्लाई से रिलेटेड होती है, बैंक क्रेडिट, बैंक के लोन से रिलेटेड होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है बेटा, बोलो। फिस्कल पॉलिसी वो होता है जो गवर्नमेंट बनाता है। फिस्कल पॉलिसी वो होता है जो गवर्नमेंट बनाता है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के टैक्सेस से रिलेटेड होती है ना, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है। ओके, ये बीसी के चैप्टर 4 में पढ़ाया हुआ है। वेरी गुड, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब बोलते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी हो सकती है जिसका नाम है बेटा एक्सपांशनरी पॉलिसी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट जब फिस्कल पॉलिसी बनाएगा ना, तो वो हो सकती है एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी है। हाँ, बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी दो प्रकार की हो सकती है, एक्सपांशनरी एंड एंटी इन्फ्लेशनरी। फिस्कल पॉलिसी दो प्रकार की हो सकती है, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी, या इसका दूसरा नाम हो सकता है बेटा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी भी इसे बोल सकते हैं। अच्छा, अब सवाल उठता है सर हमें मतलब गवर्नमेंट को कब ये बनाना चाहिए और कब ये बनाना चाहिए। तो जब हमारे इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, हमारे इकोनॉमी में जीडीपी की वैल्यू गिर रही है, प्रोडक्शन की वैल्यू गिर रही है, तो इसको ठीक करने के लिए एक्सपांशनरी पॉलिसी बनती है। समझा? तो एक्सपांशनरी पॉलिसी एक्सपांशन में नहीं बनती, एक्सपांशनरी पॉलिसी इकोनॉमी में एक्सपांशन लाने के लिए बनती है। तो इकोनॉमी में जब कॉन्ट्रैक्शन है तो इकोनॉमी को ठीक करना है, इसके लिए एक्सपांशनरी पॉलिसी को यूज किया जाता है। फील आ रहा है? ओके, आगे देखेंगे। जब हमारे इकोनॉमी में एक्सपांशन चल रहा है तो एक्सपांशन के लेटर स्टेजेस में, जब हमारे इकोनॉमी में एक्सपांशन चल रहा है तो एक्सपांशन के लेटर स्टेजेस में क्या होता है, डिमांड सप्लाई से एक्सीड करना चालू कर देता है, जिससे प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आता है और इन्फ्लेशन आता है। सो एक्सपांशन के लेटर स्टेजेस में चीजों की प्राइसेस बहुत बढ़ना चालू हो जाती है, इन्फ्लेशन आता है। उस महंगाई को कंट्रोल में लाने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए, बहुत ज्यादा एक्सेस डिमांड हो चुकी है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए बनती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, या इसका दूसरा नाम होता है एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए ये यूज होती है। समझ रहे हो? अच्छा, हमारे इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, इसको ठीक करने के लिए एक्सपांशनरी पॉलिसी यूज होगी। एक्सपांशनरी पॉलिसी दो प्रकार की हो सकती है, या तो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी या एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। समझ में आ गया? वैसे ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी या एंटी इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों का हम यूज कर सकते हैं। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? धीरे धीरे। वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, है ना? हाँ, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, देखेंगे अगली बात। अब बोल रहा है यहां पे, अब हम बात करेंगे कि एक्सपांशनरी पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिससे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। एक्सपांशनरी पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिससे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। तो हमारे इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था, इसको ठीक करना था, इसको ठीक करके एक्सपांशन में जाना है, तो एक्सपांशनरी पॉलिसी लगेगी। तो क्या करेगा गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में क्या करेगा, बोलेगा अभी कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, लोगों के पास ज्यादा जॉब नहीं है, लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, गवर्नमेंट बोलेगा ओके एक काम करता हूं मैं फिस्कल पॉलिसी में, जो मैं ना फिस्कल पॉलिसी में ज्यादा खर्चा करूंगा, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगा, अपने खर्चों को बढ़ा देगा, लोगों पे, इकोनॉमी पे ज्यादा खर्चा करेगा, बोलेगा और रोड्स बनाओ, और ब्रिज बनाओ, और बिल्डिंगें बनाओ। समझ रहे हो? तो ये सब बनाने के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो लोगों की इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी। तो
एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट बोलेगा कि लोगों के पास ज्यादा इनकम बच नहीं रही, एक काम करता हूं टैक्सेस को भी कम कर देता हूं ताकि लोगों को कम टैक्स देना पड़े तो हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, फिर खर्चा कर पाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन से बाहर निकल पाएंगे हम। तो टैक्स कट्स होते हैं यहां पे। तो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ता है, टैक्सेस को कम किया जाता है। इसका उल्टा देखो, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, एक्सपांशन के लेटेस्ट स्टेजेस में इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है, तो फिर अब क्या करें, मतलब लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तभी तो दनादन डिमांड बढ़ते जा रही थी जिससे इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो अब डिमांड को कंट्रोल में लाना है, तो बोलेंगे, गवर्नमेंट बोलेगा हम फिस्कल पॉलिसी में ना अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं। एक काम करो, टैक्सेस जो है ना, टैक्सेस को बढ़ा दो ताकि लोगों के हाथ में कम पैसा बचे, ताकि वो जो डिमांड, एक्सेस डिमांड कर रहे थे ना, वो धीरे धीरे कम हो और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। मतलब हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में या एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करते हैं और टैक्सेस को बढ़ाते हैं। समझ मारी बात है? आगे अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात। चलिए अगेन वापस से सोचिए, अभी वापस से सोचो, इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था, इकोनॉमी को उठाना है, कॉन्ट्रैक्शन से अब एक्सपांशन में लेके आना है। कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो आरबीआई बोलेंगे अच्छा एक काम करता हूं, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देता हूं ताकि लोग ज्यादा लोन ले पाएंगे बैंक से। तो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है ताकि लोग ज्यादा लोन ले बैंक से और अब वो पैसा यूज करे डिमांड करने के लिए। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूं? वैसे ही आगे अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत ज्यादा एक्सेस डिमांड है, डिमांड को कंट्रोल में लाना है, डिमांड को कंट्रोल में लाना है, बोलेंगे लोगों के पास ऑलरेडी एक्सेस पैसा है, एक काम करो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दो। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में, एंटी इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है ताकि लोग बैंकों से कम लोन ले, धीरे धीरे उनके हाथ में पैसा कम बचे और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। बताइए ये बात समझ में आई? बताइए फास्ट जल्दी से। राइट वेरी गुड, चलो वेरी गुड, आ जाइए बढ़ेंगे आगे। तो आपको मैंने ये भी बता दिया मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अब आपका खत्म, ठीक है ना? ओके आगे अगले पॉइंट, अगला पॉइंट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो है ना, इसमें एक इकोनॉमिस्ट ने बोला था कि बिजनेस साइकिल इज अ मॉनेटरी फिनोमिनन। क्या है? बिजनेस साइकिल इज अ मॉनेटरी फिनोमिनन। मॉनेटरी मतलब कि मनी सप्लाई के चेंजेस के वजह से आता है बिजनेस साइकिल। तो ये किसने बोला था, कौन से इकोनॉमिस्ट ने बोला था? इसकी ट्रिक है हॉट ट्री मॉनेटरी, हॉट ट्री मॉनेटरी, हॉट ट्री मॉनेटरी। तो क्या देखो हॉट ट्री, तो हॉट ट्री नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि बिजनेस साइकिल इज अ मॉनेटरी फिनोमिनन। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, दिसंबर 21 एग्जाम में आया था कि क्या बताइए, एज पर डैश बिजनेस साइकिल इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन। क्या बोलोगे? हॉट ट्री मॉनेटरी, अरे हॉट ट्री मॉनेटरी, हॉट ट्री मॉनेटरी। चलो तो क्या लिखा है देखेंगे यहां पे, बोलते हैं अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, तो ज्यादा चीजें डिमांड करेंगे जिससे एक्सपांशन स्टेज आएगा। तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एक्सपांशन आएगा, और अगर मनी सप्लाई गिरेगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है तो डिमांड गिरेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन स्टेज आएगा। तो देखो, तो मनी सप्लाई बढ़ा तो एक्सपांशन, मनी सप्लाई गिरा तो क्या होगा? रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन, खत्म हो गया। तो हॉट ट्री मॉनेटरी, अरे हॉट ट्री। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे जल्दी से, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो हमारे प्रोफेसर A.C. पिगौ, इसका नाम है A.C. पिगौ। तो हमारे प्रोफेसर A.C. पिगौ का ऐसा बोलना था
कि बिजनेस साइकिल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से आते हैं। बोलते हैं बिजनेस साइकिल इसलिए आते हैं क्योंकि कुछ लोग ना फ्यूचर के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब अगर आपके इकोनॉमी में लोग ऑप्टिमिस्ट हैं फ्यूचर के बारे में, लोग ऐसा सोच रहे कि फ्यूचर में तो सब अच्छा ही होगा, हमारा सेल बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो लोग आज क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, है ना, अगर वो फ्यूचर के बारे में ऑप्टिमिस्ट है तो। और अगर हमारे इकोनॉमी में लोग ऐसा एंटिसिपेट कर रहे हैं, अगर हमारे इकोनॉमी में लोग ऐसा एंटिसिपेट, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि फ्यूचर में ना सेल गिरेगा, फ्यूचर में प्रॉफिट गिरेगा, मतलब फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, पेसिमिस्टिक लोग हैं आपके इकोनॉमी में, तो फिर फ्यूचर में प्रोडक्शन कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन से जाएगा। तो बोलते हैं प्रोफेसर एसी पिगाउ ने बोला कि बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो एंटीसिपेशन पे डिपेंड करती है, बिजनेस कम्युनिटी के एंटीसिपेशन पे। अगर लोग ऑप्टिमिस्टिक होंगे फ्यूचर के बारे में तो वो आज ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और फ्यूचर में एक्सपांशन आएगा। अगर लोग आज पेसिमिस्टिक है फ्यूचर के बारे में तो लोग प्रोडक्शन कम करेंगे, है ना, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कम करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है इकोनॉमी में। बस हो गया। आगे फिर एक और इकोनॉमिस्ट थे बेटा जिनका नाम था स्कम्पीटर। स्कम्पीटर, अब ये नाम देखो बेटा कितना इनोवेटिव है, नाम देखो बेटा कितना इनोवेटिव है, तो यही इसका ट्रिक है। स्कम्पीटर, ओहो कितना इनोवेटिव नाम है। तो स्कम्पीटर ने बोला था कि इनोवेशन थियरी के वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं, है ना। स्कम्पीटर, ओहो कितना इनोवेटिव नाम है। स्कम्पीटर ने बोला इनोवेशंस के वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं। अगर आपकी इकोनॉमी में, हाँ, अगर आपकी इकोनॉमी में क्या बताइए, इनोवेशन ज्यादा होंगे तो फ्यूचर में एक्सपांशन आएगा, इनोवेशन कम होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा, खत्म। और आखिरी देखेंगे, निकोलस कल्डोर ने बोला था कॉबवेब थ्योरी। तो कॉबवेब थ्योरी दिया था निकोलस कल्डोर ने। इन्होंने बोला था कि कॉबवेब थ्योरी बोलते हैं कि आज की जो प्राइसेस होती है ना वो हमारे फ्यूचर के प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती है। अब इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखेंगे कि निकोलस कल्डोर ने बोला था कि कॉबवेब थ्योरी के वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं। अब ये याद रखने के लिए मैंने एक समरी बनाई है, एक बार जल्दी से देखेंगे, अभी के अभी याद हो जाएगा। चलो अभी के अभी आपको याद हो जाएगा, आ जाइए, ध्यान देंगे, आ जाइए, मजा आएगा। चलो तो सबसे पहले क्या बोला मैंने कि कीन्स भाई साहब ने क्या बोला, कीन्स भाई साहब ने बोला कि आपका जो बिजनेस साइकिल है वो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड और क्या बताइए, और फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट्स के वजह से आ सकता है। तो बिजनेस साइकिल जो है एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड या इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के वजह से आता है। किसने बोला, कीन्स ने बोला। किसने बोला कि एंटीसिपेशंस के वजह से, ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म के वजह से आता है बिजनेस साइकिल, एसी पिगाउ ने बोला। देन इनोवेशन थ्योरी किसने दी, स्कम्पीटर, ओहो कितना इनोवेटिव नाम है। देन कॉबवेब थ्योरी किसने दी थी, निकोलस कल्डोर। और फाइनली किसने बोला था कि बिजनेस साइकिल इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन, हॉट ट्री मॉनेटरी, अरे हॉट ट्री मॉनेटरी, हॉट ट्री मॉनेटरी। चलो खत्म हो गया, चलिए बड़े आगे, वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाइए, बड़े आगे, नेक्स्ट, चलिए वेरी वेरी गुड, ठीक है। आगे देखेंगे अगला। तो हमने अभी इंटरनल फैक्टर्स को खत्म कर दिया है, आइए एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आते हैं। बोलते हैं वॉर के वजह से, है ना, वॉर के वजह से भी बिजनेस साइकिल आ सकते हैं। जैसे अभी, है ना, वॉर के समय क्या होता है कि हमारे इकोनॉमी के सारे जो रिसोर्सेस है दे आर डाइवर्टेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स सच एज वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, है ना। तो जैसे अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, तो दोनों कंट्रीज में क्या होगा, दोनों कंट्रीज में जो रिसोर्सेस है वो ज्यादातर वॉर गुड्स बनाने में यूज होंगे। मतलब वॉर के लिए जो गुड्स होते हैं ना, वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, बंदूकें वगैरह, बॉम्ब, वो सब बनाने में यूज होगा। तो जो कंज्यूमर गुड्स है वो ज्यादा बनेंगे ही नहीं क्योंकि रिसोर्सेज बाकी जगह पे यूज हो रहे हैं। तो जब वॉर वगैरह सिनेरियो आता है तो उस समय पे इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आता ही आता है, समझ रहे हो। सो दिस क्रिएट्स कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी। तो वॉर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट।
अब समझो जब वॉर खत्म हो जाएगा, समझो अभी यूक्रेन और रशिया में समझो वॉर खत्म हो गया, अब दोनों कंट्री क्या करेंगी, अपने अपने कंट्री को रीबिल्ड करेगी। जैसे यूक्रेन में है ना बहुत सारे जो सिटीज है वो काफी तहस नहस हो चुके होंगे, अब उसको वापस से रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट खर्चा करेगा इकोनॉमी में, है ना। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, वॉर होने के बाद अब रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा ना, जो चीजें तहस नहस होगी उसको वापस से बिल्ड करना पड़ेगा। तो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन से क्या होता है कि वॉर में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है ना उसकी मरम पट्टी हो जाती है। वॉर के वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन स्टेज आया था अब वो एक्सपांशन स्टेज की तरफ जा सकता है, जब हम वॉर होने के बाद वापस से खर्चा करते हैं इकोनॉमी में तब। सो आफ्टर वॉर कंट्री बिगिंस टू रिकंस्ट्रक्ट इटसेल्फ, हाउस रोड ब्रिजेस वापस से बनाए जाते हैं, जिससे आपकी इफेक्टिव डिमांड अब वापस से पुशअप होती है। ये भी एक्सटर्नल कॉज में आता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स। बहुत बार क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स, है ना, जब नए तरीके की टेक्नोलॉजी आती है तो इससे और ज्यादा लोग इकोनॉमी में और इन्वेस्टमेंट करते हैं इस नई टेक्नोलॉजी में, है ना। इसके साथ साथ क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ इनोवेशन आता है ना तो उससे बाकी सेक्टर्स को भी फायदा काफी मिल सकता है। जैसे देखो, ड्यू टू द एडवेंट ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन्स के आने की वजह से अब टेलीकॉम इंडस्ट्री दनादन बूम में चल रही है। मोबाइल फोन अब आजकल इतने अपडेट होते जा रहे हैं तो टेलीकॉम इंडस्ट्री, जियो है ना, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, इसके तो मजे ही मजे हैं। इनका अभी सेल और ज्यादा बढ़ते जा रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग अब मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं ऐसा। तो जब नया टेक्नोलॉजी आता है इकोनॉमी में तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता है, एक्सपांशन आता है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। देन आता है नेचुरल फैक्टर्स। तो जैसे बोलते हैं वेदर साइकिल्स कॉजेस एग्रीकल्चर आउटपुट टू, है ना, विच इन टर्न कॉजेस इनस्टेबिलिटी, है ना। तो अगर समझो अगर किसी सिटी में जहां पे फार्मर्स है, बहुत ज्यादा खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहां पे अगर बारिश समय से नहीं आई तो सारे खेत बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो वेदर साइकिल की वजह से आपका एग्रीकल्चर आउटपुट काफी अफेक्ट होता है। या समझो बाढ़ आ गई तो बाढ़ आने की वजह से भी क्या बताए खेत वगैरह खराब हो सकते हैं। तो वेदर साइकिल, नेचुरल फैक्टर्स की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। जब ड्रॉट आते हैं, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, पानी की बहुत कमी है तो फिर उसमें आपके क्रॉप्स ज्यादा उग नहीं पाएंगे। या बहुत ज्यादा फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो एग्रीकल्चर आउटपुट काफी अफेक्ट होता है इसके वजह से, है ना। इनकम ऑफ फार्मर्स फॉल एंड देयरफॉर दे रिड्यूस देयर डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। तो इससे फार्मर्स की इनकम कम होगी तो बाकी चीजें डिमांड करेंगी नहीं ज्यादा, ऐसा बोल रहे हैं। देन रिड्यूस्ड प्रोडक्शन पुशेस अप देयर प्राइसेस। जब खाने का प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा तो सप्लाई कम पर लोग डिमांड तो उतना ही करेंगे। तो सप्लाई कम होता जा रहा है, डिमांड उतने का उतना है, प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आता है। इससे लोग अब क्या करेंगे, जब वो खाना खरीदेंगे तो उनके हाथ में पैसा कम बचेगा और कॉन्ट्रैक्शन आएगा। समझ लो। आगे नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। इस पे एमसीक्यू आता है, याद रखेंगे। क्या आता है एमसीक्यू, अगर आपकी इकोनॉमी में जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, अगर वो ज्यादा है इकोनॉमी के ग्रोथ से, समझो आपकी इकोनॉमी 5% से ग्रो हो रही है पर आपकी पॉपुलेशन इकोनॉमी की 10% से ग्रो हो रही है, तो क्या होगा, इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज है वो जिस रेट से ग्रो हो रहे हैं उससे ज्यादा रेट से तो लोग ही आ रहे हैं इकोनॉमी में, तो रिसोर्सेज जो है उसका यूसेज ज्यादा बढ़ जाएगा, तो लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, लोगों के हाथ में सेविंग कम बचेगी। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूं, सेविंग कम बचेगी, जिससे क्या होगा, हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में कैपिटल फॉर्मेशन के स्टेजेस। अगर सेविंग कम होगी तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कम, तो इन्वेस्टमेंट कम, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कैपिटल गुड्स कम खरीदेंगे, प्रोडक्शन कम होगा, जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा इकोनॉमी में। बस ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए तो खत्म हो गया चैप्टर, क्या करें अब, और आगे की चीज को देख लो जिसपे एमसीक्यू आ सकता है और आया था जून 22 एग्जाम में। आइए तो यहाँ पे ध्यान देंगे, बाकी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट से जल्दी से देखेंगे। ठीक है, चले आ जाइए। चलो बड़े आगे, हाँ है ना, चलिए ठीक है, बड़े आ जाइए। तो क्या लिखा है, बोलते हैं बिजनेस हुज फॉर्चून, है ना, हुज फॉर्चून्स
आर क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्हें बोलते हैं साइक्लिकल बिजनेसेस। ये आया था बेटा जून 22 के एग्जाम में, ये जून 22 के एग्जाम में आया था एमसीक्यू, कि ऐसे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका ग्रोथ फॉर्चून मतलब जिनका ग्रोथ है ना, जिनका पैसे कमाने का जो सिस्टम है वो लिंक्ड है किससे, इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से। जैसे एग्जांपल समझो आपकी इकोनॉमी फास्ट रेट से ग्रो हो रही है, लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो जब लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे तभी तो हम मॉल में जाके शॉपिंग करेंगे, तभी तो हम रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने के लिए, तभी तो हम मूवी देखने जाएंगे बाहर। तो जब इकोनॉमी का ग्रोथ ज्यादा होगा तभी ये वाले बिजनेसेस चल सकते हैं, समझ पा रहे हो। जब इकोनॉमी में ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रहा है, लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो ज्यादा रेस्टोरेंट में बाहर जाएंगे नहीं, मूवीज देखने जाएंगे नहीं, शॉपिंग करने जाएंगे नहीं ज्यादा, ऐसा। तो जैसे फैशन रिटेलर्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, जब इकोनॉमी का ग्रोथ अच्छा है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो हम घर पे टीवी और लेंगे और एसी लगाएंगे, कार खरीदेंगे, है ना, टैबलेट खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे। और जब नहीं होगा तो ये सारी चीजें नहीं खरीदेंगे। तो फैशन रिटेलर्स है ना, शॉपिंग करने जहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स, हाउस बिल्डर्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब क्या है, ये सब है बेटा साइक्लिकल बिजनेसेस, है ना। एडवर्टाइजिंग ज्यादा करेंगे हमारे बिजनेस का, जब ग्रोथ अच्छा हो तो ज्यादा करेंगे और एडवर्टीजमेंट। ओवरसीज टूर ऑपरेटर्स पैसा ज्यादा कमाएंगे तो ही तो फॉरेन टूर में जाएंगे, वरना जाएंगे ही नहीं। कंस्ट्रक्शन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स, तो ये सब क्या है, ये सारे साइक्लिकल बिजनेसेस के एग्जांपल है, जिनके फॉर्च्यून्स, जिनका बिजनेस का ग्रोथ लिंक्ड है इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से। क्या बोलते हैं इनको, साइक्लिकल बिजनेस, याद रहेगा क्या बोलेंगे, साइक्लिकल बिजनेस, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे कि जैसे ही इकोनॉमी में बूम आता है ना, जैसे ही इकोनॉमी में एक्सपांशन आता है, तो इन ये सारे सेक्टर्स के गुड्स की डिमांड दनादन बढ़ती है। और जैसे ही स्लंप आता है इकोनॉमी में, स्लंप मतलब कॉन्ट्रैक्शन, है ना, डिमांड गिरना चालू हो गई, जैसे ही स्लंप आता है ना, गुड्स जिस तेजी से बिक रहे थे वो बिकना कम कम हो रहा है, तो उसका होता है स्लंप आना, कॉन्ट्रैक्शन आना। जब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो यही सारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके डिमांड में दनादन, है ना, गिरावट देखने को मिलती है। एंड फाइनली आखिरी एमसीक्यू जो आता है बेटा वो क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जब हमारे इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई से एक्सीड करना चालू कर देता है तो इसके वजह से प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आता है। इस चीज को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। खत्म। सो व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज इज मोर देन द सप्लाई, देन द रिजल्टेंट इन्फ्लेशन इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इस पे एमसीक्यू आता है। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए अब आखिरी के 10 मिनट बचे हैं, जो मैं नहीं करवाने वाला था वो भी करवा देता हूं। आइए, जाओ बेटा, खुश खुश रहो, है ना, जी लो अपनी जिंदगी, आ जाइए। तो हमें ना कुछ बुक्स में एग्जाम्पल दी है, 3 एग्जाम्पल दिए डिप्रेशन अपने बिजनेस साइकिल के। चलो तो 10 मिनट में खत्म कर देते इसको भी, ठीक है, आ जाइए, ध्यान देंगे। चलिए एकदम क्विकली शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि क्या था ये, कि ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है बिजनेस साइकिल के, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले यहां पे दिया है आपको ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। तो बोलते हैं ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है किसके, हमारे बिजनेस साइकिल्स के। तो देखो क्या लिखा है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है उन्होंने सबसे बड़ा, है ना, द वर्ल्ड इकोनॉमी सफर्ड द लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट एंड द मोस्ट वाइड स्प्रेड डिप्रेशन। ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अफेक्ट किया था इस डिप्रेशन ने 1930s में। ये स्टार्ट हुआ था बेटा यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। एंड द ग्लोबल जीडीपी, मतलब पूरे सारी कंट्रीज की जीडीपी मिला के 15% से गिर गई थी बेटा। अगर 1-2% से जीडीपी गिरती है ना, ये न्यूज आती है न्यूज टीवी में कि 1% से जीडीपी गिर गई, क्योंकि बेटा करोड़ों की वैल्यू होती है जीडीपी की। 1% से गिरना भी बहुत बड़ी बात होती है। 15% से ग्लोबल जीडीपी गिर गई थी, सोचो बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये। तो ये सबसे बड़ा डिप्रेशन था हमारे इकोनॉमी का, मतलब पूरे वर्ल्ड का। 1930 में आया था, यूएसए में चालू हुआ था। बस अब याद क्या रखना है, देखो कि हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्होंने बोला, इन्होंने कुछ रीजन दिया था कि ये क्यों आया होगा, सोच के बताओ। कीन्स ने कुछ रीजन दिया था कि ये बिजनेस साइकिल, ये रिसेशन क्यों आया। क्या बोला होगा उन्होंने, डिमांड के बारे में। तो उन्होंने बोला कि चूंकि
एग्रीगेट डिमांड पूरे इकोनॉमिक्स की गिर चुकी थी, इसके वजह से आया था। बट देखो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में क्या है ना बेटा, अलग अलग लोग अपना अपना नजरिया बताते हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव से चीजें बताते हैं। तो कीन्स भाई साहब ने बोला कि डिमांड के गिरने से आया था, वैसे ही कुछ और बाकी इकोनॉमिस्ट ने बोला कि देखो बैंकिंग क्राइसिस भी हुआ था उस समय पे, इसके वजह से आया था, है ना। लो मनी सप्लाई गिर गया था, इसके वजह से आया था, है ना, समझ लो। कुछ बाकी इकोनॉमिस्ट बोलते हैं डिफ्लेशन की वजह से आया, प्राइसेस बहुत गिर चुकी थी तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पूरा ही नहीं रहा था बेचना चीजें। ओवर इनडेटनेस, लोगों ने बहुत लोन उठा के रख दिया था, इसलिए आया था बिजनेस साइकिल। लोअर प्रॉफिट्स, है ना, पेसिमिज्म, फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचना चालू कर दिया लोगों ने, इसलिए ये डिप्रेशन और बढ़ा। तो ये डिप्रेशन क्यों आया 1930 में, क्यों आया, इसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग रीजंस दिए थे, बस इतना ही याद रखना है। बाद में जो इकोनॉमी है 1933 तक रिकवर करना चालू कर दी गई थी, क्योंकि जब रिसेशन आएगा भी तो आज जीवन चलते रहेगा जरूरी है कि नहीं, कभी ना कभी तो रिकवरी होनी ही होनी है, और वो हुई थी 1933 में। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे, खत्म हो गया। अगला देखेंगे, नेक्स्ट अगला है आईटी बबल बर्स्ट ऑफ 2000। अब सन 2000 में इंटरनेट बेटा एकदम नया नया आया था सन 2000 में। हाँ, इसमें से एमसीक्यू नहीं आते, बस ये नाम याद रखेंगे कि आईटी बबल बर्स्ट, देन वो ग्रेट डिप्रेशन, बस नाम याद रखेंगे, सुन लीजिए कॉन्सेप्ट बस क्या है। अगला एग्जांपल देखेंगे, आईटी बबल बर्स्ट ऑफ 2000। तो 2000 के पास में इंटरनेट ना बेटा एकदम नया नया था, इंटरनेट जो है ना, हाँ इंटरनेट जो है एकदम नया नया था। ठीक है, यार कैसे लोग यार वीडियो में आते हैं, लाइक भी नहीं करते वीडियो को यार, मतलब हद होती है यार, मतलब सही में, है ना। तुमको कुछ भी एफर्ट नहीं देने ना अपने, एक तो आपसे कोई पैसा ले नहीं रहा है, सब फ्री है, लाइक भी नहीं कर सकते, मतलब हद हो गई ये बेटा, कंजूसी की हद होती है ये, समझ रहे हो आप। इतना कंजूस तो मत बनो जीवन में, है। वीडियो देख के चले आते हैं, कोई कमेंट नहीं करता है वीडियो पे, क्यों इतनी कंजूसी करते हो यार, कहाँ लेके जाओगे बेटा अपना इतना समय को, है। चलो अब ध्यान देंगे इधर, तो क्या लिखा है, आईटी बबल बस्ट 2000, ध्यान दीजिए, चलो ठीक है ना, आ जाए, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ईयर 2000 में इंटरनेट एकदम नया नया कौला कौला, है ना, एकदम नया नया था इंटरनेट। तो लोग एकदम पागल हो गए थे, उनको लगा अरे भाई साहब तो खतरनाक चीज है। पहले हमको न्यूज व्यूज चाहिए थी, कुछ भी देखना था तो न्यूज़पेपर आता था घर पे, तभी पता चलता था, बुक्स पढ़ के ही चीजें पता चलती थी। अब तो कंप्यूटर में टाइप करो और दन्नत से इंफॉर्मेशन मिल जाती। लोग पागल हो गए थे एकदम, बोले इंटरनेट, बस अब इंटरनेट ही है जमाना, इंटरनेट ही चलेगा फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि जो कुछ आईटी कंपनीज थी, जो इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ इंटरनेट बेस्ड आईटी कंपनीज थी, वो क्या करना चालू कर दिया ना उन्होंने। अब उनको दिख गया कि लोग जो है ना, जो इंटरनेट बेस्ड कंपनी है ना, दनादन उस पर पैसा लगा रहे थे। लोग बोल रहे थे इंटरनेट बेस्ड कंपनी है क्या, चलो 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 इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदो। अरे इंटरनेट कंपनी है, चलेंगी, तुम खरीदो, शेयर खरीदो, बस शेयर खरीदो। तो जो भी इंटरनेट बेस्ड कंपनी थी, दनादन दनादन उसके शेयर प्राइसेस बढ़ रहे थे मार्केट में। अच्छा, कुछ कंपनीज ने मस्त आइडिया लगाया, जैसे कि हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट का हमारी जो कंपनी है, अब कंपनी को ऐसा बताना है लोगों को कि हमारी कंपनी जो है ना वो इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। तो वो क्या करते थे, अपने नाम के आगे .com लगा देंगे, अपने नाम के आगे ई वाला शब्द लगा देंगे। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, है ना, तो ई मतलब कि वो इंटरनेट बेस्ड है, ऐसा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कि जोमैटो है ना, वैसे तो ऑनलाइन है ऑलरेडी, पर समझो जोमैटो उस समय पे कोई कंपनी होती, वो ऑनलाइन कंपनी नहीं थी। अब उनको ऐसा बताना था कि हम ऑनलाइन कंपनी, हम भी ऑनलाइन कुछ चालू करेंगे, तो अपने कंपनी का नाम कर देंगे zomato.com, ये नाम कर देंगे ई जोमैटो। अब बस ये नाम बदलने की वजह से लोग एकदम पागल हो गए थे, बोले जो भी इंटरनेट बेस्ड कंपनी है ना, तुम बस शेयर खरीदो, बोले अच्छी चलेंगी, इंटरनेट क्या जबरदस्त चीज है, शेयर खरीदो शेयर खरीदो। तो दनादन जो इंटरनेट बेस्ड कंपनी है ना, इसकी प्राइसेस, शेयर प्राइसेस बढ़ना चालू हो गई। अब लोगों ने ज्यादा ही पैसा लगा दिया था इंटरनेट बेस्ड कंपनी में। और इंटरनेट कंपनीज इनिशियली इसलिए चल रही थी क्योंकि वो लोगों को फ्री में सर्विस दे रही थी, वो लोगों को फ्री में सर्विस दे रही थी इनिशियली। बाद में क्या हुआ, जब इतना ज्यादा पैसा मिल गया इन्वेस्टर्स से,
अब इन्होंने जब पैसा चार्ज करना चालू किया, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। लोगों ने इंटरनेट यूज करना कम कर दिया पट से। तो क्या हुआ, लोगों ने तो इतना एक्सपेक्टेशन लगा के, है ना, पैसा लगा दिया था कंपनीज में, तो शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी एकदम से। इसको बोलते हैं बबल क्रिएट हो जाना। समझो अगर किसी शेयर की वैल्यू 50 रुपए है, पर बस एक्सपेक्टेशंस की वजह से, है ना, इसकी शेयर प्राइस अब 500 रुपए हो चुकी है मार्केट में। क्योंकि वैसे वैल्यू 50 रुपए की ही होनी चाहिए थी शेयर की, पर इतनी डिमांड बढ़ चुकी है, सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि दनादन शेयर प्राइसेस बढ़ते जा रही है। इसको बोलते हैं कि एक बबल क्रिएट हो गया, है ना। बबल क्या होता है, जो दिखता बड़ा है पर अंदर से खोखला होता है। मतलब ये शेयर प्राइस दिख रहा है कि ज्यादा है, पर एक्चुअली में अंदर कुछ वैल्यू नहीं है। तो जब लोगों को ये पता चला कि यार हमने तो ज्यादा महंगे में शेयर खरीद लिए हैं, ये तो कंपनी प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही है, दनादन लॉसेस हो रहे हैं, सबने शेयर को दनादन बेचना चालू कर दिया और एकदम से स्टॉक मार्केट क्रैश होना चालू हो गए। तो ये जो बबल क्रिएट हो गया था प्राइस का, वो फूट गया और रब से पूरा क्या बताइए, स्टॉक मार्केट के प्राइसेस गिरना चालू हो गए। ये था आईटी बबल बस्ट ऑफ 2000। और खतरनाक वापस से क्या कॉन्ट्रैक्शन आ गया था इकोनॉमी में। ये था क्या बताइए, हमारा आईटी बबल बस्ट। बस आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगला देखेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008-9 में आया था, है ना। यहां पे क्या होता है देखिए, यहां पे क्या हुआ था बेटा, ये मेजरली यहां पे क्या हुआ था, ये सब प्राइम हाउस होल्ड, सॉरी सब प्राइम लोन्स वाला ये केस था, सब प्राइम लोन्स वाला केस था। अब क्या हुआ था ना कि 2000 में आईटी बबल बस्ट आया था, 2000 में आईटी बबल बस्ट आया और रब से पूरा क्या बताया, स्टॉक मार्केट गिर गया। तो लोगों के पैसे बहुत डूब गए, लोगों की इनकम्स बहुत गिर गई और इकोनॉमी जो है रिसेशन में आ चुकी थी। अब जैसे हमारे कंट्री में आरबीआई है सेंट्रल बैंक, वैसे यूएसए में फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व, सॉरी, जैसे हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, वैसे यूएसए का सेंट्रल बैंक है यूएस फेडरल रिजर्व। समझ रहे हो, यूएस फेडरल रिजर्व। इन्होंने बोला कि इकोनॉमी को हमें रिसेशन से बाहर निकालना है, तो एक काम करते, लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं, एक काम करते इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स को हमने कम किया ना, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा पैसा उठाएंगे बैंक से, तो और दनादन लिक्विडिटी मनी सप्लाई बढ़ेगा इकोनॉमी में, ऐसा। तो जब इंटरेस्ट रेट्स कम हुए ना, तो लोन लेना सस्ता हो गया, क्रेडिट बिकम चीपर। और हाउस सेक्टर वाले क्या करना चालू कर दिया, हाउस सेक्टर वालों ने क्या किया ना, बोले यार इतने सस्ते में लोन मिल रहा है, चलो लोन ले लेते हैं बैंक से। अब बैंक वाले भी देखो क्या है ना, जब रिसेशन चल रहा था पहले, तब बैंक वालों के पास कोई आ ही नहीं रहा था लोन लेने के लिए। तो बैंक वाले बौखला गए थे कि अरे एकदम से इतने सारे लोग आ रहे हैं लोन लेने, क्योंकि रेट कम हो गया, एकदम से इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो बैंक वाले भी बौखला गए, बोले यार इतने समय से कुछ बिजनेस नहीं हो रहा था, चलो अब कोई तो आया लोन लेने। तो बैंक वाले ने क्या किया ना, बैंक वालों ने क्या किया, जो लोन लेने आया ना उसकी ज्यादा क्रेडिट वर्दीनेस चेक नहीं की। मतलब क्रेडिट वर्दीनेस मतलब कि कितना लोन देने लायक है वो बंदा। जैसे अगर आप बैंक में समझो कल जाके बोलोगे मुझे 50 करोड़ का लोन दे दो, तो दे देंगे क्या? पहले चेक करेंगे कि आपकी इनकम 50 करोड़ लोन लेने के लायक है कि नहीं। अगर आप 50 करोड़ का लोन बैंक ने दिया तो उसका ईएमआई भी तो भरना पड़ेगा, तो उसके ईएमआई जितना भी इनकम आप कमाते हो गया तो ही तो उतने का लोन देंगे। तो बैंक वाले बौखला गए थे जब हाउसिंग सेक्टर वाले आए ना उनके पास लोन लेने, इतने सारे लोग, तो उनको लगा रे वाह इतने टाइम से कुछ बिजनेस नहीं हो रहा था, कितने सारे लोग आ रहे लोन लेने, अरे बांटो बांटो लोन बांटो, छोड़ो, बोले क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने की क्या जरूरत है, छोड़ो, आओ 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 भैया आओ हम आपको लोन देते हैं। और लोगों ने क्या किया, दनादन दनादन लोन लिया और घर खरीदना चालू कर दिया मार्केट में। तो लोगों ने घर खरीदना चालू कर दिया मार्केट में। अब घर की डिमांड एकदम से बढ़ गई इकोनॉमी में, घरों की डिमांड, हाउसेस की डिमांड एकदम से बढ़ गई। तो इंक्रीज्ड डिमांड फॉर हाउसेस लेड टू इंक्रीज्ड प्राइसेस फॉर देम। अब हाउसेस की सप्लाई लिमिटेड था, हाउस का घरों का सप्लाई लिमिटेड था, पर सब लोग अब चाहते हैं कि हमको भी घर होना, हमको भी घर होना, खुद का घर खरीदना है। तो क्या हुआ बताइए कि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई लिमिटेड था, है ना, डिमांड बढ़ गई और सप्लाई
डिमांड बढ़ गई और सप्लाई लिमिटेड था, करेक्ट। तो फिर क्या हुआ बताइए, घरों की जो प्राइसेस है ना वो बढ़ गई, घरों की जो प्राइसेस है वो बढ़ना चालू हो गई। अब क्या हुआ सुनिए ध्यान से, अब देखो क्या हुआ, बोलते हैं राइजिंग प्राइसेस ऑफ हाउसिंग लेड बोथ हाउसहोल्ड एंड बैंक बिलीव दैट प्राइसेस वुड कंटिन्यू टू राइज। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रही थी ना, बैंक वाले सोच रहे थे अरे क्या मस्त बात है, जो घर का हमने 1 करोड़ का लोन दिया था वो घर की वैल्यू ही अब 2 करोड़ हो गई। ओहो हो, प्राइसेस बढ़ेंगी, आगे और बढ़ेंगी। अरे तुम क्रेडिट वर्दीनेस चेक मत करो, दनादन लोन बांटो। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं सब प्राइम लोन बांटना। सब प्राइम मतलब ऐसे लोगों को भी लोन बांटना जो रीपे करने की ताकत नहीं रखते। सर अब बैंक वालों ने पैसा दिया ही क्यों, हाउसिंग लोन के लिए पैसा क्यों दिया? बैंक वाले ऐसा सोच रहे थे कि यार लोन बांटो। समझो अगर किसी व्यक्ति ने लोन का पैसा नहीं दिया ना तो उसका घर को जब्त कर लेंगे और घर बेच के पैसा मिल जाएगा। समझ रहे हो? हाँ क्या बोल रहे बताइए। हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा, हमारे चैनल पे कोई भी क्लास नहीं है अभी, ठीक है ना, तो आप जा सकते हैं। चलिए तो वापस आएंगे इधर आएंगे वापस। तो क्या बोल रहे थे, बोलते हैं कि हाँ बैंक वाले विदाउट चेकिंग क्रेडिट लोन क्यों बांट रहे थे? उनको लग रहा था कि यार अगर सामने वाले ने पैसा नहीं भी देना तो उसका घर बेच के पैसा मिल जाएगा वापस, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, समझ रहे हो बात। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वैसे भी वो सब प्राइम लोन थे, मतलब वो हाउस सेक्टर वाले जिन्होंने पैसा लोन पे लिया है वो रीपे वैसे भी नहीं कर पाते थे, और ये होना चालू हो गया। हाउस सेक्टर वाले जिन्होंने लोन्स लिए थे, भारी मात्रा में लोगों ने डिफॉल्ट करना चालू कर दिया, ईएमआई भरना ही बंद कर दिया। पैसा ही नहीं, ईएमआई कहां से भरेंगे? अब बैंक वाले ने बोला अच्छा तुम ईएमआई नहीं भरोगे, तुम्हारा घर जो है ना हम जब्त कर लेंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है कर लो जब्त। तो ऐसे करके बैंक वालों के पास बहुत सारे घर आ गए जो जब्त करे हुए पड़े हुए बैंक के पास। अब बैंक चाहता है कि कोई इस घर को खरीद ले, पर अब खरीदेगा कौन? बैंक से ही तो पैसा लेके खरीद रहे थे समझ रहे हो बात। अब बैंक के पास हजारों घर पड़े हैं, खरीदने वाला कोई है ही नहीं अभी। अरे भाई साहब पूरी बैंक डूब गई। तो इसमें बहुत बड़ा केस था, दुनिया की सबसे बड़ा बैंकरप्सी हुआ था लेहमन ब्रदर्स का। याद रखेंगे, मतलब आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं लेहमन ब्रदर्स के बारे में, है ना, करोड़ों रुपए का लेहमन ब्रदर्स का केस सुनेंगे। यही था वो सबसे खतरनाक बैंक जो दनादन लोन बांट रहा था। तो ये डूब गया पूरा बैंक, ये वाला ये बैंक जो है ना बेटा पूरा का पूरा डूब गया। समझ लो बात क्या बोल रहा हूं। और क्या बताइए, देखो क्या लिखा है कि हाउसेस, देखो क्या लिखा है, हाउसेस वर बिल्ट इन एक्सेस, है ना। लोग भी सोच रहे थे कि घर बनाते बैठो। अब घर का भी सप्लाई दनादन बढ़ रहा था क्योंकि उनको लगा कि डिमांड तो ज्यादा है, तो घर भी नए वाले पड़े हुए हैं, नए घर और बनते जा रहे हैं और बैंकों के पास घरों के ढेर पड़े हैं। अब खरीदेगा कौन? बैंक से तो पैसा लेके खरीद रहे थे, तो हाउस भी दनादन बन रहे थे, है ना। एंड ओवर सप्लाई, मार्केट के ओवर सप्लाई की वजह से अब प्राइसेस गिरना चालू हो गए 2006 में। एंड द हाउसिंग बबल गॉट बस्ट इन 2007। फॉल इन प्राइसेस ऑफ हाउसेस which were held as mortgage, subprime household started defaulting on large scale। बहुत सारे लोगों ने अब डिफॉल्ट करना चालू कर दिया। This caused huge losses for the banks। और इकोनॉमी में क्या बताइए, ये एक सेक्टर पे असर बाकी सेक्टर्स में आ गया और रिसेशन आ गया था इकोनॉमी में 2008 में, है ना, यूएसए में। और धीरे धीरे यूएसए में जब ये रिसेशन आया तो इसका असर बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिला। बस हो गया, ठीक है। तो लेहमन ब्रदर्स के बारे में जरूर घर पे जाके आप पढ़ेंगे इसके बारे में, यूट्यूब पे मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए सो यहाँ पे आपका बिजनेस साइकिल चैप्टर अब तो पूरा ही करवा दिया यार, 4 सेशन में पूरा करवा दिया, मतलब तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं, है ना। सभी कर लो ना, तुम सभी कर लो मेरे से, है ना। जब बढ़िया बात है तुम्हारी, है ना। सो गाइस आई होप कि आपको हमारे आज के इस वीडियो में आया होगा मजा। यार मैं चाहता हूँ कि अब
आपका इमेज और आपका नाम आए इस हमारे सीए फाउंडेशन जून 2023 के रिजल्ट में। जैसे कि इस बार परनीत ने, हरित ने इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, 44 स्टूडेंट्स ने 90+ मार्क स्कोर किए हैं। मैं चाहता हूं अब आपका नाम भी इसमें आना चाहिए। एंड आप दोस्तों हमारा मंजिल 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी प्लस पे, या तो आप मेरा ये इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं। इनकी लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप MB सर कोड यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, राइट। प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, मैंने आपको इसके डिफरेंसेस आपको मैंने बता दिए थे। आप जो है मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे। जितने भी ये मैं फ्री सेशंस ले रहा हूँ उसकी लिंक मैं डलवा दूंगा यहाँ पे bit.ly/mbsunacademy। एंड अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन में अगर आपको डिस्काउंट्स चाहिए तो आप MB सर कोड यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे बढ़ के कैसा लगता है। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स गाइस, बाय बाय। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।